हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। हम लोग बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं जो आप लोग देख सकते हैं। सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होंगे और एक्स्ट्रा कोई भी शब्द नहीं ऐड किया गया है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही सम्मिलित किया है मैंने। और उत्तर प्रदेश का इतिहास जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि किस टाइप में क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। पहले हम जब इतिहास वाला टॉपिक पढ़ा देंगे तो उसके बाद जो एग्ज़ाम में जितने भी यूपी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम पहले पूरा इतिहास वाला क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी और सारे टॉपिक का भी कराएंगे, लेकिन इसको पहले करा देंगे, टॉपिक के साथ ही कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, क्वेश्चन किस टाइप में पूछ रहा है। जैसे कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो हुलास से आ गया है। काकोरी षड्यंत्र कांड से क्वेश्चन आया है। काकोरी षड्यंत्र कांड से क्वेश्चन आया है। 16 महाजनपद से क्वेश्चन आया है। और भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, उनसे क्वेश्चन पूछा है। और कब आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था उत्तर प्रदेश को, और पुराने नामों को पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए फिर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास, पहले प्राचीन इतिहास हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के ताम्रपाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य आलमगीरपुर, मेरठ और हुलास से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से स्थल की बात की गई है? आलमगीरपुर जो मेरठ में है और हुलास जो सहारनपुर में है। यहाँ पे ताम्रपाषाणिक संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। ताम्रपाषाण काल के संस्कृत के साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिले हैं? आलमगीरपुर में, मेरठ में और हुलास सहारनपुर में। अब पीछे क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल इनमें से कौन है, तो उसमें ऑप्शन हुलास भी था। तो इसीलिए आप लोग को स्थल भी ध्यान रखना है कि कौन कौन उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है वो प्रयागराज के बेलन घाटी। पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? प्रयागराज के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली। अब याद रखना है कि सोनभद्र में सिंगरौली है पड़ता है। चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थल से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ? प्रयागराज के बेलन घाटी में, सोनभद्र के सिंगरौली में और चंदौली के चकिया में। इन 3 जगहों से पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और बेलन घाटी के लोहदान नाला नामक पुरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। तो जो बेलन घाटी है, और बेलन घाटी कहाँ है? प्रयागराज में है। तो प्रयागराज के जो बेलन घाटी है, उसमें बेलन घाटी में लोहदान नाला नामक जो पुरा स्थल है, यहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो ये ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सी चीज़ें बस ध्यान रखना है कि ताम्रपाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ से? आलमगीर के मेरठ और हुलास के सहारनपुर से। और पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्रयागराज के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली और चंदौली के चकिया से। और बेलन घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है कि मध्यपाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदाह नामक स्थान से मिले हैं। तो अस्थिपंजर कहाँ कहाँ पे मिले हैं? मध्यपाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर ये प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और महदाह से मिले हैं। सराय नाहर राय में जो है वो 14 समाधान मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है। सराय नाहर राय से 8 गर्द चूल्हे भी मिले हैं। और प्रयागराज की मेहजा तहसील के चौपानी मांडोपुरा स्थल से झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। यहाँ से संसार के प्राचीनतम मृद भांड के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखिए, प्राचीन काल के समय का जो चीज़ें हैं वो थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है।
तो थोड़ा घबराइएगा नहीं, आधुनिक काल में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आधुनिक काल से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा पढ़ते टाइम। तो क्या क्या है, प्रयागराज के मेजा तहसील के चौपानी मांडोपुरा स्थल से झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। यहाँ से संसार के मृदभांड, प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य भी मिले हैं मेजा तहसील में, प्रयागराज में। अब देख रहे हैं ना, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इन सब जगहों पे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के महादहापुरा स्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सिल, लोढ़े, गर्त, चूल्हे, समाधान, ये सब में मिले हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि महादहा कहाँ पे है, ये प्रतापगढ़ में है। और हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, महादहा में अस्थि पंजर मिला था, सहराय नहर राय में और महादहा में अस्थि पंजर मिले थे। उसके बाद दमदमा भी प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पुरा स्थल से हड्डी और सींग के उपकरण मिले हैं, 41 समाधान मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चावल के कहाँ पे मिले हैं, लहुरा देव में। देखिए ये सबसे ज़्यादा प्राचीन है और ये उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है लहुरा देव। और लहुरा देव कहाँ पे है, ये संत कबीर नगर जिले में है। संत कबीर नगर जिले में है। लहुरा देव से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्राचीन हो गया लहुरा देव। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है एग्ज़ाम में, याद रखिएगा लहुरा देव। और लहुरा देव कहाँ पे है, संत कबीर नगर जिले में है। और यहाँ पे 8000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर है। तो देखिए कोल्डी हवा भी है, लेकिन उससे कोल्डी हवा से पहले ही लहुरा देव में चावल का साक्ष्य मिला था। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर है। तो ये भी याद रखिएगा, लहुरा देव भी याद रखना है। उसके बाद आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। अब जब हम लोग उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम का विस्तार देखते हैं, ऐसे ऐसे जो हड़प्पा कालीन का जो विस्तार था, जब हम पूर्वी विस्तार की बात करते हैं हड़प्पा काल की, तो जैसे पूरब में इधर तरफ आलमगीरपुर हो जाएगा, उत्तर में मांडा हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में था, और इधर पश्चिम के तरफ जो है वो सुतकांगेंडोर हो जाएगा, और दक्षिण में दैमाबाद हो जाएगा। और ये जो है पाकिस्तान की साइड में फैला हुआ था। तो बस ये ध्यान देना, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और आगे क्या लिखा है, यहाँ से कपास उपजाने के भी साक्ष्य मिले हैं। तो क्या है, आलमगीरपुर हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं यहाँ पे। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है और यहाँ से कपास मिला है, कपास उपजाने का साक्ष्य मिला है यहाँ पे आलमगीरपुर से। तो ध्यान रखिएगा। और 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो बाद में इसको वैसे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देख लेते हैं। 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आयोग। तो 8 कौन कौन से थे, कुरु, पांचाल, काशी कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। 8 याद होना चाहिए और राजधानी भी इनकी याद होनी चाहिए, क्योंकि राजधानी मिलान करने को देता है। तो क्या क्या है, कुरु, पांचाल, काशी कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। और पता है आप लोग, जैसे वीडियो अगर क्लीन ना दिखाई दे तो जो है उसका अच्छा सा हाई वैल्यू मतलब लगाते नहीं है, चेंज करते हैं, उसमें साफ दिखता है। तो साफ लगा के देखा करिए, जिससे मेरा पूरा दिखे। वीडियो क्वालिटी जो बोलते हैं, तो उसको मीडियम भी लगा देंगे तो सही दिखेगा आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपने प्राण को त्यागा था, यानी उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को। तो ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। उत्तर वैदिक युग से संबंधित स्थल अतरंजी खेड़ा कासगंज जिले में स्थित से गैरिक मृदभांड और कृष्ण लोहित मृदभांड के अवशेष मिले हैं। तो ये कहाँ मिला है? अतरंजी खेड़ा से गैरिक मृदभांड और कृष्ण लोहित मृदभांड मिला है, जिसे चित्रित धूसर पात्र परंपरा संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, इसको बोला जाता है। तो गैरिक और कृष्ण लोहित मृदभांड कहाँ पे मिला है? अतरंजी खेड़ा से। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कहाँ थी? अयोध्या में थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आदिनाथ के साथ साथ 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में ही थी। यहाँ पे हमें 5 तीर्थंकरों के नाम याद होने चाहिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे। जैसे आदिनाथ तो थे ही, आदिनाथ और अभिनंदन, आदिनाथ, अभिनंदन और सुमितनाथ, अनंतनाथ। तो 4 तो नाथ करके याद कर लीजिएगा। आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ और ऋषभदेव का भी अयोध्या में ही जन्म हुआ था। ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ। तो ये नोट कर लीजिएगा। और अब आदिनाथ, ऋषभदेव को ही आदिनाथ बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ और अनंतनाथ। उसके बाद क्या है? अहरौरा मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख और सारनाथ से कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिला है। तो क्या क्या है? एक बार फिर से देखेंगे। अहरौरा मिर्जापुर, तो मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख और सारनाथ, वाराणसी एवं कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिला है। गौरा ताम्रलेख गोरखपुर, मौर्य काल का यह ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से मिला है। इस ताम्रलेख से यह पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा वही पढ़ेंगे। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हर्षेय द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है। इस पर बीरबल और जहांगीर का नाम भी मिलता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है किस किस तरीके से। अब यही पूछ लेगा कि हर्षेय द्वारा रचित क्या है? समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख, ये पूछ लेगा। बाकी यहाँ पे किस किस लोगों का, अशोक के अलावा कौन कौन से लोगों का नाम अंकित है? तो बीरबल का है और जहांगीर का नाम का उल्लेख है। ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रशस्ति किसका है? रचना, तो ये हर्षेय का है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और अशोक स्तंभ पर और किस किस का लेख उत्कीर्ण मिलता है? तो बीरबल का और जहांगीर का नाम का मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको खा लीजिएगा, इस तरीके से याद करिएगा। उसके बाद भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पे है? गाजीपुर में। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। अब यहाँ पे भीतरी स्तंभ लेख से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भीतरी स्तंभ लेख किससे रिलेट करना है? स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख किससे वो है संबंधित? तो स्कंदगुप्त से है। यहाँ पे पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिल रहा है और ये कहाँ पे है? गाजीपुर में है, इस बात को याद रखिएगा। श्रावस्ती में कनिष्क के 2 अभिलेख मिले हैं। हड़प्पा योगीन अवशेष हुलास से मिले हैं। तो ये हम लोग देखे थे पीछे। उसके बाद आ गया मध्यकाल। तो मध्यकाल में थोड़ा ही है, देख लेते हैं। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में।
आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी। आगरा में स्थित जो मुसम्मन बुर्ज है, वहाँ से जो हरम की महिलाएं थी वो पशु युद्ध देखती थी। आगरा में ही मीना बाज़ार लगता था। इसी बाज़ार में जहांगीर ने सबसे पहले नूरजहाँ को देखा था। तो नूरजहाँ को इसी बाज़ार में, मतलब जो मीना बाज़ार लगता था उसी में इन्होंने देखा था नूरजहाँ को। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो बाबर ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? आगरा को। तथा आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा किले का निर्माण अकबर ने करवाया है। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबर ने तो इसको राजधानी बनाया था और आगरा किले का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल और मोती मस्जिद स्थापत्य कला की श्रेष्ठता का प्रतीक है। 1296 में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं कड़ा नामक स्थान पर किया था। आगरा में ही कड़ा नामक स्थान है जहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये मध्यकालीन इतिहास यहीं तक था। उसके बाद आधुनिक इतिहास आ जाएगा। तो आज ही आधुनिक इतिहास करें कि बाद में करें? हम लोग देख लेते हैं कितना है, बहुत सारा है। और आधुनिक इतिहास करने के बाद हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे पूरे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग कल करेंगे इसको। 2 पार्ट में हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो मतलब आधुनिक, उसमें जो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुए थे वो कुल 9 हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग इसको कल करेंगे। आज जो जितना करा है उसको याद कर लीजिएगा। फिर जब हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा।